हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम प्रथम प्रश्न पत्र प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। तो कल हमने भूमध्य सागरीय प्रदेश का अध्ययन किया था। आज हम प्राकृतिक प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, जो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश है उनका अध्ययन करेंगे। विश्व के अंदर जितने भी उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है पूरे विश्व में, उनका अध्ययन करेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो रेगिस्तान है वो फैले हुए हैं, वहाँ पे क्या प्राकृतिक दशाएं हैं, कैसा उनका धरातल है, वहाँ क्या खनिज प्राप्त होते हैं, वहाँ का जनजीवन कैसा है, इस विषय में हम आज जानेंगे। तो इसमें जैसे शायद आपको पता होगा, विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। भारत में जो मरुस्थल है उसका नाम थार का मरुस्थल है। ये कुछ सामान्य चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए आपको। तो इसमें देखो, जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं, और मुख्य रूप से जो महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग होते हैं वहां मरुस्थल पाए जाते हैं। पश्चिमी भागों में ही मरुस्थल पाए जाते हैं। अब जैसे इंडिया की बात करें तो थार का जो मरुस्थल है वो भारत के पश्चिम में ही है, और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, चाहे अफ्रीका महाद्वीप हो या दक्षिणी अमेरिका हो या उत्तरी अमेरिका हो, जो पश्चिमी भाग है महाद्वीपों के, वहां अधिकतर मरुस्थल पाए जाते हैं। हालांकि इसका एक कारण भी है कि पश्चिम में ही क्यों पाए जाते हैं, वो आगे बताएंगे आपको इसमें। तो इसमें जो मरुस्थल है, इसे देखो, विश्व के मरुस्थल को 7 भागों में बांट रखा है। विश्व में प्रमुख 7 उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है। लोकेशन इसकी है, देखो, अफ्रीका महाद्वीप में है ये सहारा मरुस्थल में। देखो कि अटलांटिक सागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर, वह सूडान से भूमध्य सागर व एटलस पर्वत तक 2004 किलोमीटर तक विस्तृत है। ये जो सहारा मरुस्थल है इसका विस्तार इसमें बताया है कि अटलांटिक जो सागर है, अटलांटिक सागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर है। फिर सूडान से भूमध्य सागर और जो एटलस पर्वत है अफ्रीका में पर्वत तक, ये 2004 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है सहारा मरुस्थल। फिर देखो कौन से क्षेत्र सहारा के अंतर्गत है। नाइजर, मार्टिना, माली, चाड, सूडान, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, संयुक्त राज्य अमीरात, इथोपिया और सोमालिया। ये जो देश है, इन भागों में सहारा मरुस्थल है, ये फैला हुआ है। उसके बाद सेकंड है दक्षिण पश्चिम एशिया का रेगिस्तान। तो दक्षिण पश्चिम एशिया का रेगिस्तान है, इसमें जो अरब कंट्रीज है वो अधिकतर इसी में आते हैं। देखो इसमें यमन, ओमान, पूरा अरब प्रायद्वीप, इजराइल, जॉर्डन, ईरान और मध्य एशिया, ये जो सारे देश हैं ये दक्षिण पश्चिम एशिया के रेगिस्तान में ही आते हैं। फिर थर्ड है थार रेगिस्तान। देखो थार रेगिस्तान है, ये भारत के राजस्थान के पश्चिम में पाया जाता है। और जो थार रेगिस्तान है ये अफ्रीका महाद्वीप का, जो अफ्रीका में जो सहारा रेगिस्तान है, ये उसी का ही
एक विस्तार है। तो ये पाकिस्तान में सिंधु घाटी के मध्य व निम्न भाग तथा भारत में पश्चिम में राजस्थान में ये पाया जाता है। पाकिस्तान में जो सिंधु घाटी है वहां, और उस सिंधु घाटी के मध्य और निम्न भाग में, और भारत में पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान है वो पाया जाता है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान। देखो ऑस्ट्रेलियाई जो रेगिस्तान है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसकी जो लोकेशन है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो महाद्वीप है ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा महाद्वीप सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया का जो रेगिस्तान है वो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और ये ऑस्ट्रेलिया के लगभग 40% भाग पे फैला हुआ है। 40% जो भाग है ऑस्ट्रेलिया का वो रेगिस्तानी है। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका रेगिस्तान। अब दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है जो कि 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद है दक्षिण अमेरिका रेगिस्तान। दक्षिण अमेरिका में जो रेगिस्तान है, देखो ये उसका नाम अटाकामा है रेगिस्तान का नाम, जो कि पेरू के तटीय क्षेत्र और उत्तरी चिली के कुछ भागों में ये फैला हुआ है, अटाकामा मरुस्थल। उसके बाद है सोनारन रेगिस्तान, जिसमें कैलिफोर्निया व मेक्सिको का उत्तरी पश्चिमी तट आता है। जो सोनारन रेगिस्तान है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जिसमें कैलिफोर्निया और ये मेक्सिको का क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से ये विश्व को 7 रेगिस्तानी भागों में बांटा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके इसे आप नोटबुक में जरूर नोट कर लेना। फिर हम जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसका धरातलीय स्वरूप देखते हैं। धरातलीय स्वरूप देखो, धरातलीय स्वरूप तो एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, बालू मिट्टी का तथा सागर है ये। तो इस क्षेत्र में देखो यांत्रिक अपक्षय होता है। जो धरातलीय स्वरूप की बात करें, यहाँ यांत्रिक अपक्षय होता है इस रेगिस्तानी क्षेत्र में। अगर यांत्रिक अपक्षय जो है, जो यांत्रिक अपक्षय है, लिख देते हैं यांत्रिक अपक्षय। रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखो वायु के द्वारा, सूर्य ताप के द्वारा जो अपर्दन होता है वो यांत्रिक अपर्दन में आता है। इसमें जो अपर्दन के साधन है, जैसे पिछली क्लासों में बताए हैं आपको, वायु है, जल है, सागरीय जल है, हिमनद है, ये अपर्दन के कारण होते हैं। लेकिन जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं वहां क्या होता है, जल तो अधिक होता नहीं है, तो जो अपर्दन का जो कार्य है वो वायु के द्वारा अधिक होता है। तो वायु के द्वारा तेज आंधियां चलती हैं, आंधियों के साथ में मिट्टी भी उड़ती है, हल्के कंकड़ पत्थर भी उड़ते हैं। तो रेगिस्तान में जो चट्टानी क्षेत्र होता है, तो जो तेज हवा चलती है उसमें जो हल्के पत्थर और रेत होती है वो चट्टानों पे चोट करती है, जिससे चट्टानों का अपर्दन होता है। उसके बाद जैसे
जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं वहां दिन में तो बहुत गर्मी होती है, मगर रातें यहाँ की ठंडी होती है। तो जो चट्टानों के जो रोम होते हैं, छिद्र होते हैं, उनमें जल भर जाता है और जल भरने पे जैसे दिन में गर्मी होती है तो जल फैल जाता है, और जब रात होती है तो जल सिकुड़ जाता है, बर्फ बन जाता है, क्योंकि रात में सर्दी बहुत अधिक हो जाती है। तो इस तरीके से जल के फैलने से, सिकुड़ने से चट्टानें कमजोर होती हैं और वो भी, उससे भी अपरदन का कार्य होता है। फिर यहाँ पे देखो वनस्पति भी कम होती है, क्योंकि जल का अभाव है, वनस्पति कम होती है। अगर वनस्पति है तो भी वो कांटों के रूप में होगी, पत्तियां छोटी होगी, ताकि जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो कम हो सके, क्योंकि जल का अभाव होता है। और रेगिस्तानी क्षेत्र में जो वृक्ष है उनकी जड़ें लंबी होती है, क्योंकि वो पानी की तलाश में पानी की कमी के कारण लहरें लंबी हो जाती है इनकी। और जो वर्षा है वो बहुत कम होती है। और हम भी मरुस्थलीय क्षेत्र में ही रहते हैं, तो अधिक बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वहाँ का जो क्लाइमेट है किस तरह का होता है, हम सभी वाकिफ हैं मरुस्थलीय क्षेत्र के क्लाइमेट से। उसके बाद देखो यहाँ नदियां तो होती नहीं है, अगर कुछ जो नदियां है भी तो वो आंतरिक प्रवाह की नदियां होती है। आंतरिक प्रवाह का मतलब वो किसी महासागर में नहीं गिरती है, एक छोटी नदियां होती है, और ज्यादातर जो नदियां होती है वो बरसाती नदियां होती है। वर्षा जब होती है उसी दौरान वो उनमें जल है प्रवाहित होता है, उसके बाद वो सूख जाती है नदियां। और जो क्लाइमेट है काफी ज्यादा जटिल होता है, यहाँ पर गर्मी भयंकर होती है, गर्म हवाएं चलती है, पानी कम होता है, वनस्पति होती नहीं है, काफी दिक्कतें उठानी पड़ती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। इसके बाद देखो कुछ नदियां, जैसे मैंने कहा आंतरिक अंत्य प्रवाह की अधिक नदियां है यहाँ पे। कुछ एक नदियां है जो मरुस्थलों में, विश्व के मरुस्थलों में जो आंतरिक प्रवाह की नहीं है, जो अपना जल है वो सागरों में या झीलों में गिराती है। इनमें देखो पहला उदाहरण है नील नदी का। अब नील नदी का इसमें बता रखा है, देखो मिस्र है नील नदी। अब नील नदी है मिस्र में है, मिस्र देश में नील नदी है, और मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। हेरोडोटस ने कहा है नील नदी को देखो, मिस्र को नील नदी का वरदान। क्वेश्चन आता है किसने कहा है, ये हेरोडोटस ने कहा है। हेरोडोटस, जो हेरोडोटस है ये इतिहास का पिता भी कहते हैं इसे, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हेरोडोटस ने मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा है, और हेरोडोटस ने ही सबसे पहले डेल्टा शब्द का यूज किया था। डेल्टा शब्द यह भी हेरोडोटस का है। इसने जब नील नदी का डेल्टा देखा था, ठीक है, तब ये नाम दिया था। तो जो नील नदी है ये एक तो विश्व की देखो सबसे लंबी नदी है, ये भी ध्यान रखना है इसमें।
विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी है, सबसे लंबी है विश्व की। ठीक है, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि अपवाह क्षेत्र के अनुसार विश्व की सबसे लंबी नदी तो होगा अमेजन नदी। अमेजन नदी है, देखो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो लंबाई में तो नील नदी है, सबसे लंबी नदी है विश्व की, और अपने चौड़ाई में या फिर अपवाह क्षेत्र के अनुसार अमेजन नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी है ये। तो उसके बाद देखो फिर है दक्षिणी पश्चिमी एशिया की दजला प्रांत नदियां हैं। दक्षिण पश्चिमी एशिया, ईरान इराक में दजला प्रांत नदियां हैं। फिर थार मरुस्थल की सिंधु नदी। तो सिंधु नदी भी कहाँ है? ये तिब्बत से उद्गम होता है, फिर भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में जो कराची के बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। तो वो जो क्षेत्र है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है पाकिस्तान में, तो इसलिए इसे भी रेगिस्तान की नदी कहते हैं। फिर है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका की ऑरेंज नदी। फिर सोनोरन जो मरुस्थल है उसकी कोलोराडो नदी है। ये नदियां क्या हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियां नहीं है, बल्कि अपना जल है महासागर या झीलों में गिराती है। उसके बाद देखो यहाँ कुछ पलाया या कृत्रिम झीलें बन जाती है, जो कुछ अवतल जगह होती है, कुछ जगह नीचे होती है, वहां पर जल इकट्ठा हो जाता है, जिन्हें पलाया झीलें या कृत्रिम झील कहते हैं। जो सहारा मरुस्थल है ये लगभग 90 लाख वर्ग किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल 90 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है या मरुस्थल है, और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अनाकर्षक भाग है। अनाकर्षक तो होगा ही, रेगिस्तान है, धोरे हैं बस, हरियाली है नहीं, वनस्पति है नहीं, मनुष्य रह नहीं पाता, इसलिए अफ्रीका का अनाकर्षक भाग है। और इसे मानव विभाजक भी कहते हैं, ह्यूमन डिवाइड। उसके बाद देखो जो सहारा मरुस्थल है इसे 3 प्रकार के धरातलीय विभागों में बांटा गया है। पहला है बालू का स्तूप। बालू का स्तूप या अर्ग या सैंडी डेजर्ट। बालू का स्तूप या अर्ग या सैंडी डेजर्ट। तो यहाँ पे देखो स्थायी रूप से ये टीलों का क्षेत्र होता है, और इसका जो विस्तार है मोरुतानिया से दक्षिणी ट्यूनीशिया तक विस्तृत है। बालू का स्तूप, अर्ग या सैंडी डेजर्ट। उसके बाद सेकंड है चट्टानी मरुस्थल, इसे रेग या स्टोनी डेजर्ट भी कहते हैं। रेग या स्टोनी डेजर्ट, चट्टानी मरुस्थल। अब इस मरुस्थलीय क्षेत्र में पत्थरों एवं बोल्डरों का समूह है जो ताने सरपट में मिलता है। उसके बाद तीसरा है पठार या हमादा क्षेत्र। पठार यानी पठारी मरुस्थल, या इसे हमादा भी कहते हैं, या एक और नाम है रॉकी डेजर्ट। यह जो मरुस्थल होता है यह पथरीला होता है,
इसमें अनावृत बलुआ पत्थर मिलते हैं। उसके बाद हम लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मरुस्थल लेते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थलों के जो उत्तरी भाग में ग्रेट सैंडी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो उत्तरी भाग में स्थित मरुस्थल है उसका नाम है ग्रेट सैंडी और तमानी मरुस्थल। मध्यवर्ती भाग में है गिब्सन और सिम्पसन मरुस्थल और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। तो इसके उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भाग में जो मरुस्थल है उसके नाम हमें जाने हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया इसका 40% जो भाग है वो मरुस्थली है और इस भाग को रिक्त ऑस्ट्रेलिया यानी एम्प्टी ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। रिक्त है इसीलिए है क्योंकि जनसंख्या नहीं है, वनस्पति नहीं है, कुछ भी नहीं है, सुनसान क्षेत्र है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में सोने की कुछ खाने हैं, वहां पर कुछ आबादी देखने को मिलती है क्योंकि ये सोने की खान है, वहां से सोना निकाला जाता है, तो वहां कुछ रेगिस्तान में जनसंख्या देखने को मिलती है। उसके बाद है दक्षिणी पश्चिमी एशिया मरुस्थलीय प्रदेश। देखो इसमें सऊदी अरब का भूभाग है वो आते हैं और वो एक पठारी मरुस्थल है। इसमें देखो जो फरात नदी के पश्चिम की ओर का क्षेत्र मरुस्थली है जो पथरीला है। ईरान का जो मरुस्थल है वो उत्तर में कैस्पियन सागर से दक्षिण पूर्व में अरब सागर तक फैला है और जब इसका जो उत्तरी भाग है उसे काविर कहते हैं और इसका जो दक्षिणी भाग है उसे लूत कहते हैं। दक्षिणी भाग को लूत कहते हैं, इसके ईरान के रेगिस्तान को। फिर है थार का मरुस्थल है। जो थार का मरुस्थल है ये अफ्रीका का जो सहारा रेगिस्तान है और एशिया में जो अरब का जो रेगिस्तान है यह उसी का भाग है। जो थार का जो मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल और अरब का जो मरुस्थल है उसका भाग है और यह भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। और इस प्रदेश की प्रमुख नदी लूणी नदी है। इसके अलावा यहाँ खारे पानी की झीलें पाई जाती है, जैसे सांबर है जो कि राजस्थान के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। फिर डीडवाना, लूणकरसर, कुचामन और डेगाना कुछ झीलें हैं। तो ये अलग अलग रेगिस्तानों के बारे में कुछ जाना है। आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ की प्राकृतिक स्थितियाँ जैसे जलवायु और पढ़ेंगे, मिट्टी संसाधन, वनस्पति, पशुपालन एवं कृषि, यहाँ के खनिज, उद्योग और परिवहन भी यहाँ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।